हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीवी क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 23 आवर रूरल गवर्नेंस एक्सप्लेन करूंगी। देखिए मैं बच्चों, अगर आपने को क्वेश्चन आंसर्स जैसे कि अभी अभी के टाइम में चल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है सो चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ें और समझें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि पूरा चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, एक एक लाइन को, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। तो लेट वी स्टार्ट। You must have read the story titled पंच परमेश्वर written by मुंशी प्रेमचंद। यानी कि आपने में से मतलब कि आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा एक स्टोरी जिसका नाम है पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में क्या है, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख वर फास्ट फ्रेंड्स हु लिव्ड इन ए विलेज। इस स्टोरी में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो दोस्त हैं जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त, पक्के दोस्त हैं और एक गांव में रहते हैं। दे स्ट्रांगली सपोर्टेड ईच अदर इन एवरी मैटर्स। और वो एक दूसरे को किसी भी मामले में कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी कुछ भी मैटर हो, हर मैटर में एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। वंस इट सो हैपन दैट जुम्मन शेख हैड सम लैंड डिस्प्यूट विद हिज मौसी। यानी एक बार क्या होता है कि जुम्मन शेख जो है उसका उसकी मौसी के साथ कुछ ज़मीन को लेकर के कुछ जो है वो डिस्प्यूट हो जाता है। तो मौसी टुक द मैटर टू द विलेज पंचायत टू सीक जस्टिस। तो मौसी जो होती है वो इस मैटर को विलेज पंचायत में ले जाती है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, कि कौन गलत है कौन सही है। सिंस अलगू चौधरी वाज द सरपंच एट दैट टाइम। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो है अलगू चौधरी जो कि उसका फ्रेंड था जुम्मन शेख का, वो उस समय सरपंच होता है। जुम्मन वाज श्योर दैट डिसीजन विल वुड डेफिनेटली बी गिवन इन हिज फेवर। तो जुम्मन जो होता है वो सोचता है कि वो श्योर हो जाता है कि जो डिसीज़न होगा वो उसी के फेवर में होगा, क्योंकि उसका जब दोस्त है अलगू चौधरी वही सरपंच है, तो वो यही सोचता है कि जो डिसीज़न होगा वो उसी के फेवर में डेफिनेटली होगा। After hearing both the sides and consulting other members, Algu Chaudhary, the Sarpanch, ordered Jhuman Sheikh to return Mausi's land and pay her the compensation also. तो जब सारी बातें दोनों साइड की सुनी गई, तो जो मेंबर थे उसके जो अलगू चौधरी जो सरपंच था, और जो सरपंच उसके जो मेंबर्स थे, उसके जो सदस्य थे, उन सब ने जब सारी बातें सुनी तो उन्होंने ऑर्डर दिया जुम्मन शेख को कि वो अपनी मौसी की ज़मीन को वापस कर दे और जो भी जुर्माना है उसे भी वो भरे। द डिसीजन वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर जुम्मन। तो जो डिसीजन हुआ ये जुम्मन को जो है उसकी जो उम्मीद था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उस मतलब जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उस वैसा नहीं हुआ। ही एनॉयड हिम सो मच दैट ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। तो उसने वो क्या था कि अपने फ्रेंड से, अलगू चौधरी से, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो उससे इसका बदला लेगा। आफ्टर सम टाइम अलगू चौधरी गॉट इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट विथ सम वन इन ए विलेज। तो कुछ समय के बाद जो है वो अलगू चौधरी भी जो है विलेज में, गांव के किसी एक आदमी के साथ किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो गया था। उसका भी किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया। द मैटर वाज टेकन टू द पंचायत। तो और मैटर को जो है वो पंचायत में लेके जाया गया। बाय चांस मतलब कि मतलब संजोग से ही, या बाय चांस कहिए, कि जुम्मन शेख जो था उस समय वहाँ पे सरपंच था। ही थॉट इट टू बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टेक रिवेंज। तो उसने सोचा कि ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है अपना बदला लेने का। ऑन द फाइनल डे, ये फाइनल डे के दिन, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की बातें सुनने के बाद, द सरपंच हैड टू टेक ए डिसीजन। सरपंच को एक डिसीजन लेना था। एज ए सरपंच जुम्मन रोज अबव हिज सेल्फ एम्यूनिटी एंड गेव एन इम्पार्शियल डिसीजन विच वाज इन फेवर ऑफ अलगू चौधरी। तो पहले तो जुम्मन जो था उसने सोचा था कि मैं इसका रिवेंज लूँगा, लेकिन जब एक सरपंच था तो सरपंच के रूप में उसने जो है सो डिसीज़न लिया, और जो अपना सेल्फ एनमिटी था, उसका जो आत्म शत्रुता थी, कि उससे पर्सनल जो दुश्मनी थी, उससे ऊपर उठते हुए उसने एक निष्पक्ष रूप से डिसीज़न दिया जो कि अलगू चौधरी के फेवर में था। यानी कि उसने जो सही था उसी बात का सपोर्ट किया, ये नहीं कि जो है सो वो अपने अलगू चौधरी के अगेंस्ट ही
डिसीज़न ले, चाहे वो सही हो या गलत हो। ऐसा नहीं करके उसने जो सही बात थी उसको सपोर्ट करते हुए और जो है अलगू चौधरी के फेवर में डिसीज़न लिया। इन ओल्डन डेज द डिसीजन ऑफ पंचायत वाज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड कुड नॉट बी चैलेंज्ड। तो पहले के समय में क्या था कि जो पंचायत का डिसीजन था उसी को सबसे ऊपर माना जाता था और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। द सिस्टम्स कंटिन्यू इवेंट टुडे, और ये सिस्टम जो है वो आज भी जारी है। द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरिया कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय द लोकल पीपल। क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इशू अगर है किसी एरिया की, तो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि यहाँ के हमारे आसपास के जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी हमारा आसपास के एरिया है, तो यहाँ की प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे जो स्टेट को के रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी सरपंच वगैरह को बुलाएं तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर उसने हर चीज़ को देखा नहीं है, हर चीज़ को जानता नहीं है कि किसकी क्या बात है। वो जो सुनेगा उसी के आधार पर डिसीजन लेगा। तो इसलिए जो है ये वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देयर फॉर द सॉल्यूशन टू बी लोकल प्रॉब्लम्स मस्ट बी लेफ्ट टू द पीपल देमसेल्व्स। और इसलिए क्या है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो वहाँ के लोग जो हैं सो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। दे वुड सिट टुगेदर एट ए कॉमन प्लेस, वे सारे एक साथ जो है से एक कॉमन प्लेस में बैठते हैं, होल्ड डिस्कशन एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर डे टू डे लोकल प्रॉब्लम्स। तो वो सारे लोग क्या होते हैं, मिल करके एक साथ एक जगह में बैठते हैं और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। सिंस दे गवर्न देयर अफेयर्स देमसेल्फ द सिस्टम इज़ राइटली नेम्ड एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से ये जो है कि अपने मामलों को खुद ही सुलझाने वाला ये सिस्टम जो है, इसको क्या नाम दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाम दिया गया। In India, there is a self-governing body in every village or city to help and assist the people to meet their community needs. तो इंडिया में जो है हर कम्युनिटी की जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो विलेज हो या सिटी हो, वहाँ पे एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। दिस सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ कंसिस्ट टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो ये जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है, पहले तो लोग जैसे सरपंच वगैरह गांव के चुनते थे, तो उसी तरह से आज जो है हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। द सिस्टम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू डेवलप सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव पावर to decision making and participation in the democratic process of the government. The system also lessens the burden of the state governments. Let us study about the governments of rural India, which comprises of more than 250 lakh villages. तो इस प्रकार से जो ये सिस्टम क्या होता है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वे जो है सो आत्मनिर्भर रूप से होकर के इस जो ये जो गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि छोटी लेवल से होता है, जैसे कि विलेज लेवल पे हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर सेंट्रल लेवल पर हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसका बर्डन जो है सो कम हो जाता है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है सो इंडिया के जो रूरल गवर्नेंस कैसे होता है। क्योंकि इंडिया में जो है लगभग 250 लाख विलेजेस हैं। 250 लाख विलेजेस से बना हुआ है ये देश इंडिया। सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ इन ए रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में सेल्फ गवर्निंग की बॉडीज़ की क्या क्या हैं। इन रूरल एरियाज़ देयर आर 3 लेवल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के 3 लेवल्स हैं। यानी लोकल लेवल पर कितने बॉडीज़ हैं, सेल्फ गवर्निंग के 3 बॉडीज़ हैं। वो क्या क्या हैं, ग्राम पंचायत है एट विलेज लेवल, ब्लॉक समिति या फिर उसको पंचायत समिति भी कहते हैं, वो है ब्लॉक लेवल पर। उसके बाद है जिला परिषद या फिर जिला पंचायत, दोनों कहा जाता है उसको, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो ये सारे जो 3 सिस्टम है ना, ये 3 टायर सिस्टम, इन्हें क्या कहा जाता है, पंचायती राज सिस्टम। इन्हें पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। तो पंचायती राज सिस्टम में कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला समिति परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन 3 लेवल्स को आपको अच्छे से याद रखना है, और इन तीनों को क्या कहा जाता है, पंचायत राज सिस्टम। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, देयर इज़ ए ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज। हर विलेज में जो है वो ग्राम पंचायत होती है। इन केस ऑफ वेरी स्मॉल विलेजेस देयर इज़ ए कॉमन और कंबाइंड पंचायत
फॉर 2 और 3 विलेजेस। यानी कि अगर कोई गांव जो है सो बहुत छोटे छोटे हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 2-3 गांव को मिला करके एक कंबाइंड पंचायत बनाया जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो कितने मेंबर्स जो होंगे वो ग्राम पंचायत में होंगे, उसका जो मेंबर होगा सो वो कितने होंगे, तो ये जो है सो उस गांव के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ पंच इज़ ऑलवेज एन ओड नंबर। यानी कि जो भी पंच का जो कितने मेंबर्स होंगे वो पंच के, वो एक ओड नंबर हमेशा होता है, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से जो है ये आगे और भी मतलब कि ओड नंबर ही हमेशा होगा। द मेंबर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत हु आर कॉल्ड पंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 5 years बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो जो ग्राम पंचायत का जो पंच हो, जिसे जो हेड होता है पंच, उसको जो है वो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली वो उसको चुनते हैं और वो सिर्फ 5 years के लिए होता है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा इज ए जनरल बॉडी ऑफ द विलेज। ग्राम सभा क्या है? एक विलेज का जनरल बॉडी है। देखिए यहाँ पर एक फिगर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखिए ये है हमारा विलेज, ग्राम पंचायत, ये विलेज और ये ग्राम पंचायत। और इसके बाद क्या है हमारा ये ग्राम पंचायत क्या होता है, उसके बाद ब्लॉक समिति, यानी कि उसको पंचायत समिति भी कहा जाता है, यानी ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत। और फिर ग्राम पंचायत के बाद नेक्स्ट लेवल हमारा ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति है। और फिर इसके ऊपर जो है वो हमारा जिला परिषद है। देखिए तो किसी तरह कि बहुत सारे गाँव को मिला करके ये हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होगा, हर एक गांव का ग्राम पंचायत होगा, और बहुत सारे कुछ गांव मिला करके फिर क्या होता है ब्लॉक समिति बनेगा, और कई सारे ब्लॉक समिति फिर मिल करके जिला परिषद का निर्माण करते हैं। क्या बन जाता है फिर हमारा ये जिला परिषद। तो ग्राम सभा जो है एक विलेज गांव का एक जनरल बॉडी होता है। ऑल द मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 years एंड आर रजिस्टर एज वोटर फॉर द ग्राम सभा। ए ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत बट आल्सो इलेक्ट्स इट्स प्रधान और हेडमैन। तो जो ग्राम सभा का जो इलेक्शन होता है उसमें गांव के सभी मैन और वुमेन जो है सो वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 18 years या उससे ज़्यादा के हो गए हैं और उन्होंने अपने वोटर्स के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो वो जो है सो ग्राम सभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना वोट कास्ट करते हैं। और ये सिर्फ ग्राम पंचायत सभा का ही, ग्राम पंचायत का ही नहीं, बल्कि ये जो है अपना प्रधान यानी कि हेडमैन को भी इलेक्ट करते हैं। द प्रधान इज आल्सो नोन एज सरपंच और मुखिया। तो जो प्रधान होता है जिसे लोग चुनते हैं, प्रधान या जो हेडमैन है, उसे क्या है, उसी को सरपंच या मुखिया भी कहा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रधान द उप प्रधान टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रधान। अगर जैसे कि कभी प्रधान जो है यानी कि सरपंच या मुखिया, तो ये अगर कभी एब्सेंट हो जाता है, कभी नहीं रहे, कभी किसी कारण से एब्सेंस है, तो उसके टाइम में जो है उप प्रधान जो होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कार्य जो है वो करता है। ही इज़ ऑल्सो इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। और वह भी जो उप प्रधान होता है वो भी ग्राम सभा के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। ग्राम सभा होल्ड्स इट्स मीटिंग्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। तो ग्राम सभा कम से कम साल में 2 मीटिंग्स तो उसको करने ही होते हैं। इट टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। और इन मीटिंग्स में क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन किए जाते हैं गांव के लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस किए जाते हैं। दीज आर लेटर इम्प्लीमेंट बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा also approves the annual budget of the ग्राम पंचायत। In fact, ग्राम सभा is the best example of direct democracy in India। तो ये सब जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं, जो ये सब जो है सब कुछ बाद में लागू किए गए थे। तो ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट होता है उसको भी अप्रूव करती है कि गांव के कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो खर्चे चाहिए होते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा चाहिए, वो बजट क्या होता है, तो वो सब भी जो है वो ग्राम सभा ही अप्रूव करती है। तो ग्राम सभा जो है ये इंडियन तो ग्राम सभा जो है ये इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इन एवरी विलेज पंचायत देयर इज़ वन पंचायत सेक्रेटरी टू असिस्ट एंड हेल्प द इलेक्टेड मेंबर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो हर गांव में जो विलेज पंचायत है वहाँ पर
पंचायत सेक्रेटरी जो होता है उसकी हेल्प करने के लिए एक और मेंबर को चुना जाता है, जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी कि जो भी उसका कार्य होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, उसमें उसकी हेल्प करता है, सच एज मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑफ द मीटिंग्स। ही या शी इज़ ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो जो ये हेल्प करने के लिए जो उसमें होता है पंचायत सेक्रेटरी का, ये एक गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय होता है। ये 5 ईयर्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी क्या होता है 5 ईयर्स के बाद दोबारा इलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो इसका हेल्प करने के लिए जो मेंबर होता है, ये जो होता है एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, और ये उसके सारे कार्य जैसे कि अकाउंट के कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ और कब कब मीटिंग्स वगैरह करनी है, ये सब सारी चीज़ें वो देखता है। देयर इज़ ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो ये जो हमारा पंचायत है, ये जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें कि 3 लेवल्स होते हैं, ग्राम सभा और ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो इन 3 लेवल्स पे जो है जो इनके जो इलेक्ट होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव, तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई है। जैसे कि कुछ शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए कुछ सीटें हैं, और जो वुमेन हैं उनके लिए 50% सीट्स जो है सो वो रिजर्व की हुई है। यानी कि 50% सीट पर 50% जो है इसमें वुमेंस को इलेक्ट किया जाएगा, उनको चुना जाएगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो फंक्शंस क्या हैं, ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी क्लीन और साफ़ और पीने के पानी का जो है सो प्रबंध करना। सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि लोगों के और एनिमल्स के हेल्थ के लिए और साफ़ सफाई सैनिटेशन की व्यवस्था करना। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, पेड़ लगाने का काम जो होता है वो इसी का होता है ग्राम पंचायत का। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, वाटरवेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस इन द विलेज, यानी कि लोगों के लिए जो है सो कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, गांव में रोड बनवाना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, पब्लिक के लिए कुएं बनवाना, टैंक बनवाना, और भी कई वाटर के कई साधन वगैरह जो है सो पब्लिक प्लेसेस पर गांव में लगवाना। सुपरविज़न ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जो सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनके कामों का सुपरविज़न करना, देखना। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होते हैं, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि पुलिसमैन हैं, प्राइम वर्कर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हैं, टीचर्स हैं, ये सब जो हैं इनका भी सुपरविज़न करना होता है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, तो फार्मर्स के लिए जो है क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइज़र का भी सप्लाई करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फेयर्स और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी कि कितने लोगों का बर्थ हुआ और कितने लोग डेथ किए इसका भी रिकॉर्ड रखना। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हम बनवाते हैं या डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो हमारा इसी लेवल से बनना स्टार्ट होता है, यहीं से पहले। प्रोविज़न ऑफ सेंटर्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी, यानी कि जो वयस्क लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उनके एजुकेशन के लिए उनके सेंटर्स की व्यवस्था करना, उनकी पढ़ाई को मतलब उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना वगैरह। डू यू नो में है द मोस्ट पॉपुलर फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज आर कैटल फेयर्स, जो गांव में जो सबसे ज़्यादा फेमस मेला लगता है जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो क्या है, कैटल फेयर है, यानी कि मवेशियों का, यानी जैसे गाय वगैरह है, बैल है, यानी कि जानवरों का जो एनिमल्स का जो होता है मेला वो होता है। द कैटल फेयर हेल्ड एट पुष्कर इन राजस्थान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर इन इंडिया। तो इसी तरह का एक कैटल फेयर जो है वो राजस्थान में लगता है, उसको कहते हैं राजस्थान के पुष्कर में लगता है, जो कि इंडिया के एक बहुत ही फेमस कैटल फेयर है। सोर्सेज ऑफ इनकम, तो अब हम इनकी सोर्सेज देखते हैं कि इसका क्या सोर्सेज है इनकी इनकम का। द विलेज पंचायत गेट्स इट्स इनकम फ्रॉम टैक्सेज ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेज, यूज़ ऑफ ओपन स्पेस etc। तो जो ग्राम पंचायत होता है वो अलग अलग जगहों से टैक्स वसूलते हैं, जैसे कि घर पे टैक्स है, मार्केट वगैरह पे के जहाँ पे दुकानें हैं उन लोगों से टैक्स लिया, और भी ओपन स्पेसेस जो है वहाँ पर उन लोगों से टैक्स लिया। एंड ग्रांट्स और एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और फिर जो है सो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी उन्हें जो है सो मनी मिलता है डेवलपमेंट के लिए। मैनी अ टाइम इट रेजेस लोन
टू कंप्लीट इट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और कई बार जो होता है क्या कि ये जो ग्राम सभा पंचायत जो होते हैं, ये अपने वेलफेयर या डेवलपमेंट का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको पूरा करने के लिए अगर पैसा कम पड़ जाता है तो उसके लिए लोन भी लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है सो अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट।